आज हम इस टॉपिक पे करने जा रहे हैं वेब एपीआई। वेब एपीआई बेसिकली क्या होता है? इट्स अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। सर्विसेज ये बनाता है, सर्विसेज आप इसमें वेब एपीआई में सर्विसेज बनाते हो और उस सर्विसेज को आप कंज्यूम कर सकते हो वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस में। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है या हो रहा है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे आपने देखा होगा, फेसबुक देखी होगी। फेसबुक का क्या है, एक वेब ब्राउज़र पे भी वो फेसबुक खुलता है और एक एंड्रॉयड ऐप iOS ऐप पे भी, मतलब मोबाइल पे भी खुलता है, राइट। तो ये जो दोनों जगह पे ओपन हो रहे हैं, तो इसके जो लाइक इसका जो डेटा है, जो सर्विसेज इसकी आ रही है, वो कहाँ से आ रही हैं? कहीं न कहीं जगह कहीं पे तो होगा ना, जो उसकी सर्विसेज बनी होंगी, वो सर्विसेज वहाँ से कॉल हो रही, क्योंकि देखा जाए तो ये एक अलग एक स्टैंड अलोन सिस्टम है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, और एक स्टैंड अलोन सिस्टम है जो कि आपका वेबसाइट है। इन दोनों सिस्टम को अगर हम दोनों को अलग अलग हम डेटा को रखते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हम दोनों के लिए अलग रखते हैं, तो दोनों को डेटा को मैच नहीं कर सकते कल की डेट में। हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते कि बोथ डेटा विल बी सेम, राइट। तो हाउ वी कैन मैनेज दिस? तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक वेब एपीआई बना देते हैं। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई कोई इंटरफेस नहीं होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो सर्विस दे रहा है तुम्हें। वो सर्विस कहाँ देगा? वो सर्विस देगा तुम्हारे को मोबाइल एप्लीकेशन में, ब्राउज़र में, नोटबुक में, जहाँ आप चाहते हो वो सर्विसेज तुम कॉल कर सकते हो। ये सर्विसेज कंज्यूम करते हो सिर्फ और सिर्फ HTTP के थ्रू या HTTPS के थ्रू, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू तुम्हें सर्विसेज वो तुम्हें दे रहा है। तुम URL के थ्रू उसकी सर्विसेज को गेट कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, उसके थ्रू तुम उसको डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सारे मैकेनिज्म परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि तुम्हें मैं एक वेब फॉर्म बना के अगर दे देता हूँ, एक विंडोज़ एप्लीकेशन में एक वेब फॉर्म दे देता हूँ और एक तुम्हें वेब में दे देता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ कि ठीक है, तुम्हें इंसर्ट अपडेट डिलीट एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो तुम क्या करोगे? वहाँ पे दोनों में अलग अलग जगह पे कोडिंग करोगे, तो रिसोर्सेज तुम अलग अलग दोगे ना। तो तुम्हारा डेटाबेस कहीं तुम दूसरी जगह डेटाबेस में सेव कर रहे हो, तुम कहीं और सेव कर रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों का डेटा एक ही जगह रहे, दोनों का जो सर्वर है वो एक ही जगह रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है वेब एपीआई। ठीक है, वेब एपीआई हम सर्विसेज क्रिएट करेंगे, उस सर्विसेज का लिंक मैंने दोनों को दे दिया। तो तुम क्या करोगे? उसी लिंक के थ्रू, HTTP लिंक के थ्रू, जो मैंने तुम्हें लिंक एपीआई का लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू तुम क्या कर रहे हो? अपना पूरा CRUD ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुम भी करा रहे हो, और दोनों का जो इंटरलिंक कनेक्टेड डेटाबेस है वो मेरे पास है, जो मैंने कहीं पे लिंक कराया हुआ है, राइट। दिस इज कॉल्ड वेब एपीआई। तो वेब एपीआई क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था कि .NET का भी फ्रेमवर्क होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड सर्विसेज। ये भी एक उसी तरह का पार्ट है, ये एक फ्रेमवर्क है, जैसे कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड सर्विसेज आप कह सकते हो इसको। उस फ्रेमवर्क के अंदर में ये क्या करेगा? उसके अंदर में वो वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन को के सर्विसेज को क्रिएट करेगा, जो तुम्हें चाहिए उस हिसाब से सर्विसेज को क्रिएट करेगा। और उस सर्विसेज को तुम वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन में, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अगर .NET में ये बना रहा हूँ तो .NET वाला ही एप्लीकेशन कंज्यूम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। You can consume it in a Java, you can consume it in a PHP, you can consume it in a JSP, ASP, Windows application, C++ application, any kinds of application you can consume. All right. तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग मैं आपको स्क्रैच लेवल पे बनाना सिखाता हूँ। अब इसको बनाने के लिए मैंने आपको MVC के लिए बताया था। MVC इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। MVC क्या बोलते हैं? ASP.NET MVC वेब API, राइट। तो आप चाहो तो ASP.NET के अंदर में विदाउट ASP.NET आप ये नहीं बना सकते। API जब भी आपको बनाना होगा तो आप ASP.NET में ही बनाओगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, राइट। एंड वेब API को बनाने के लिए मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कि एक MVC के अंदर में CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, किसी भी तरह के एप्लीकेशन को, डेटाबेस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेस थे। कौन कौन से? डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच और मॉडल फर्स्ट अप्रोच। यहाँ पे भी तुम चाहो तो किसी तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बताता हूँ। इस टाइम पे मैं आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को लेके बनाता हूँ, और एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, यानी कि ADO.NET के थ्रू मैं आपको बताता हूँ पहले। फिर मैं इसी एप्लीकेशन में तुम्हें वो बताऊँगा कि तुम अगर चाहो तो लाइक कोड के थ्रू, यानी कि विदाउट एंटिटी फ्रेम, विदाउट ADO.NET के थ्रू भी तुम कैसे बनाओगे, और इसको हम लोग कंज्यूम कैसे करेंगे। तो इस एप्लीकेशन में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे API क्रिएट करेंगे, उसको कंज्यूम कैसे करेंगे। जैसे कि क्या होता है, कंज्यूमर कौन हो सकता है? मैंने तो सपोज कर लो वी आर वेब डेवलपर, तो वी नो अबाउट द .NET फ्रेमवर्क, वी नो अबाउट द हाउ टू कोड एंड ऑल दैट, सब कुछ मुझे पता है।
अब मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन वाला है जो बंदा, उसको तो नहीं पता डॉटनेट के बारे में, उसे पता है अपने जावा के बारे में या उसको पता है मरीन के बारे में, राइट। वो मरीन में काम करता है, वो अपने आप मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करेगा। वो उसको चाहिए सिर्फ डेटा के लिंक, उसको चाहिए जब मैं गेट पे क्लिक करूँ ना तो मेरे पास सारा गेट हो जाए, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। अब मैं करूँ गेट के साथ में एक पैरामीटर में डालता हूँ, तो मैं जो पैरामीटर डाल रहा हूँ उसी के यूनिक आईडी, उसकी आईडी के बिहाफ पे उसका पूरा आ जाए, उस एक बच्चे का, एक बंदे की इन्फॉर्मेशन आ जाए। और मैं जब आईडी डाल के अगर मैं वर्ब चेंज करूँ, लाइक मैं डिलीट करता हूँ, तो वो 1 डालता हूँ तो उस पैरामीटर का डेटा को डिलीट कर दे, और मैं कुछ भी करता हूँ तो उसकी कोरस्पॉन्डेंस काम हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैं उसका फाइनली आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि क्या होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं काम करने के लिए। तो जो हमारा जो एंड्रॉयड डेवलपर होगा या मरीन डेवलपर होगा, उसके पास कुछ एप्लीकेशन होंगे उसके लिए। एक उसी तरह से एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है फीडर, ठीक है। एक और है तुम्हारा जिसका नाम है पोस्टमैन। तो हाँ, ये एप्लीकेशन होते हैं, इसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये फिडलर जो है, ये मेरे पास मैंने फिडलर इंस्टॉल किया हुआ है। अब फिडलर के थ्रू मैं आपको कंज्यूम करके दिखाता हूँ कि कैसे के एप्लीकेशन को कंज्यूम करते हैं। ये मेरे पास एक वेब एपीआई है, वेब एपीआई का मैंने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है। और ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू मैंने इसे ड्रॉ किया है, उसे डेवलप किया है। इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। इसका कोई इंटरफेस नहीं होता, यानी कि इसका कोई व्यू नहीं होता। यानी यहाँ पे क्या बना रहे हो आप मॉडल बना रहे हो और आप कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो, कोई व्यूज़ क्रिएट नहीं करोगे आप, राइट। सो अब देखो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, जो इसका डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ही आ गया। अगर मैं इसको ये वेब एपीआई टाइप का है, यहाँ पे मैं कोर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल ASP.NET वेब एपीआई बना रहा हूँ। आगे मैं कोर में भी आपको बताऊँगा कि कोर में कैसे बनाते हैं, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें। अब मैंने क्या करना है, इसे वेब एपीआई को रन कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास में ये लाइक URL जो अभी आपके पास आ रहा है, इसके साथ आप यहाँ पे लिखोगे API और अपने कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर तो आपने एक बनाया होगा। तो अगर आप कंट्रोलर बना रहे हो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली एक कीवर्ड s ऐड हो जाएगा। सपोज मेरे टेबल का नाम EMP है तो EMPS हो जाएगा। अगर आप बना रहे हो ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, अगर आप खुद से बना रहे हो यानी विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बना रहे हो, तो आप जो कंट्रोलर का नाम लोगे वही कंट्रोलर का नाम आ जाएगा, राइट। अब देखो मेरे पास जब मैंने इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा EMPS, तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास वो लिस्ट ऑफ डेटा है, जो मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा है ना, वो मेरी आ जाएगी। और ये जो आएगी, जो वेब एपीआई है, वो जो रिटर्न करता है डेटा जो रिटर्न करता है, किस फॉर्मेट में करता है, जेसन और एक्सएमएल। जेसन में, एक्सएमएल में और टेक्स्ट में, ये फॉर्मेट है उनका रिटर्न करने का। तो ये अभी किस टाइम पे क्या है, एक्सएमएल फॉर्मेट में मेरा डेटा रिटर्न कर रहा है। ये पर्टिकुलर देखो तो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर में 3 कॉलम है, इसका एज आ रहा है, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है। फिर एक बंद हो गया, यहाँ से क्लोज स्टार्ट था, यहाँ बंद हो गया। फिर एमपी का टैग खुला, फिर इसमें एज आ रहा है, नेम आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, फिर एज आईडी नेम। फिर यानी देखा जाए तो मेरे पास 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अगर मैं इस पार्टिकुलर किसी एक बच्चे का मेरे को रिकॉर्ड देखना है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी आईडी डालूंगा, क्योंकि आईडी इज़ अ प्राइमरी की है। तो मैं 5 का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैं यहाँ से स्लैश करता हूँ और मैंने 5 किया, तो मेरे पास क्या रिटर्न आएगा, सिर्फ 5 वाले का रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरह से इसको चेक करना, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, और इसके लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया फिडलर हो गया या फिर पोस्टमैन हो गया, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने फिडलर को आपको बताता हूँ। वैसे एक URL मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसका। हाँ, ये ध्यान रखना है, कभी भी इस एप्लीकेशन को डेवलप करना है ना, कभी भी इसको कंज्यूम करना है, तो ये जो मेन एप्लीकेशन है वो सर्वर पर रन करना चाहिए। यानी कि अगर आप ऑफलाइन में इसको यूज़ कर रहे हो, तो ऑफलाइन में तो आपको सर्वर पे डाल के स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। लेकिन जब आप इसको ऑनलाइन डाल दोगे, सर्वर पे होस्ट कर दोगे, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको रिस्टार्ट करने, क्योंकि सर्वर पे डाल दिया तो वो हमेशा ऑन रहता है। लेकिन अगर आप लोकल होस्ट में बनाओगे, तो इस एप्लीकेशन को पहले स्टार्ट करोगे, उसके बाद ये रन कर रहा है इस टाइम पे मेरा, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है मेरा, ये कर रहा है। अब मैं यहाँ से फिडलर ओपन करूँगा और फिडलर के अंदर मैं उस URL को डालूंगा जो मुझे चाहिए। तो मैंने उस URL को पेस्ट किया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे सारे रिकॉर्ड देखने हैं, तो मैंने क्या किया, वो डाल दिया HTTP लोकल होस्ट, उसका पोर्ट का नंबर, API EMPS। अब मैं यहाँ पे वर्ब्स क्या डालूंगा, वर्ब्स में करूँगा सेलेक्ट गेट। अब मैं गेट पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, तो देखोगे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरह से तो दिख रही है, ठीक है। अब देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स है, ये जेसन में आपका आउटपुट आ रहा है। इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये पहले का है।
देखो मेरे पास जेसन में आ रहा है, ये एक्सएमएल में आ रहा है, ठीक है, और ये टेक्स्ट में आ रहा है। ये तीनों फॉर्मेट में आउटपुट में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स को चाहिए होता है। उनको यही फॉर्मेट चाहिए होती है जब वो किसी चीज़ को बनाते हैं, राइट। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी इनपुट करा सकता हूँ। सपोज करो मेरे को पर्टिकुलर एक का डेटा देखना है, तो मैं जो वर्ब्स यूज़ करूँगा वो गेट ही यूज़ करूँगा। तो मैंने गेट करके यहाँ पे सपोज कर लो मुझे 3 का रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने यहाँ पे 3 किया, तो ये मैं यहाँ पे /3 तो मैं यहाँ पे जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास 3 का रिस्पॉन्स आ गया, जैसे मैं एक्सएमएल में सारे में। अब मुझे सपोज कर लो 3 जो है इसका रोहित सिंह है, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम रोहित कुमार हो जाए। तो ये रिस्पॉन्स जो जेसन का आ रहा है यहाँ से आप कॉपी कर लो, और मेक श्योर कि आप जब यहाँ पे आते हो तो आपका जेसन सेलेक्ट कर लेना और बॉडी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं चाहता हूँ 3 का रिकॉर्ड को अपडेट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इसी फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप URL पे पेस्ट करना चाहते हो तो इसी फॉर्मेट पे आपको URL पे भी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरह से, तब जाकर वहाँ से लेगा। इससे कभी कभी क्या होता है, ये डेंजरस फॉर्म में वो ब्राउज़र उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं को चाहता हूँ रोहित को मैं रोहित कुमार कर देता हूँ, सिंह को मैं रोहित यहाँ पे कुमार कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे उसका एज कर देता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट मैंने 85 कर दिया था, गलती से मैंने इसको 24 कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। तो अपडेट में कौन सा वर्ब यूज़ करूँगा, पुट। अपडेट में मैं पुट वर्ब यूज़ करूँगा। तो पुट मैंने किया, 3 को रिकॉर्ड यहाँ पे /3 गया है। अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास रिस्पांस जनरेट हो चुका है, यानी कि मेरा रिकॉर्ड चेंज हो चुका है 3 का। अब मैं 3 को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वापस क्या करूँगा, गेट करके मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो मेरे पास रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो गया, 3 रोहित कुमार 24, ठीक है। ये चीज़ आप देखना चाहो, अपने डेटाबेस में देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर जो आपका डेटाबेस है जिसके थ्रू मैंने कनेक्टिविटी की हुई है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेरे पास में रिकॉर्ड्स आ रहा है, और रिकॉर्ड्स के अंदर में जो डेटाबेस है मेरा वेब एपीआई के नाम से था, टेबल्स थे मेरे पास, ये है। अब इसमें देखो मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट मैं करता हूँ, मेरे पास जो रिकॉर्ड हुआ आया इस टाइम पे वो ये है, रोहित कुमार हो चुका है, 24 हो चुका है। पहले रिकॉर्ड अलग था। अब मैं इसमें से पर्टिकुलर में मैंने गेट कर लिया, और गेट बाई आईडी भी कर ली, और अपडेट भी कर लिया। अब मैं डिलीट को परफॉर्म कराता हूँ। तो डिलीट मुझे किसको कराना है, सपोज 3 को मुझे डिलीट कराना है, रोहित की इन्फॉर्मेशन को मुझे डिलीट करनी है। तो मैं यहाँ पे वर्ब्स चेंज कर दूंगा डिलीट, और डिलीट करने के बाद जैसे मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो इट विल रिटर्न अ वैल्यू, लाइक इसने डिलीट कर दिया है। अगर आप चेक करना चाहोगे यहाँ से, आप यहाँ से चेक करो, देखो आपके पास रिकॉर्ड जो था वो डिलीट हो चुका है रोहित कुमार की, ठीक है। तो ये आप इस तरह से उसको कंज्यूम कर सकते हो। इसको कंज्यूम है, ये कंज्यूम आप कहीं पे भी कर सकते हो। आपका जो डेवलपर है, मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपर हो, चाहे वो विंडोज़ एप्लीकेशन में हो, चाहे वो किसी भी इन्वायरमेंट में हो, वो उसको कंज्यूम कर सकता है, आप यहाँ पे बना सकते हो। अब मैं यहाँ देखने जा रहे हैं हम लोग कि कैसे इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, राइट। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन करने जा रहा हूँ। डेटाबेस हम लोग बना लिया, मैं उसी सेम डेटाबेस को यूज़ करूँगा जो भी हम लोगों मैंने आपको दिखाया है। इस नाम से मैंने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया EMP के नाम से, जिसके अंदर में 3 कॉलम है, ID, नेम और एज। जो कि ID जो है मेरा क्या है, वो ऑटो जनरेटेड मैंने आइडेंटिटी लिया हुआ है, ठीक है। आप लोग आइडेंटिटी ले लो, इंटीजर आइडेंटिटी ले रखा है मैंने। अब उसी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम पे जो भी क्रिएट करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करें, विजुअल स्टूडियो ओपन करें, यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। एप्लीकेशन का नेम जो आपको लेना है आप ले सकते हो। यहाँ से आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ से नेक्स्ट पे जाओगे। यहाँ पे एप्लीकेशन का जो भी नाम लेना है आप ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेब
कंप्लीट वेब एपीआई, ठीक है, कंप्लीट वेब एपीआई। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसके अंदर में एंटिटी फ्रेमवर्क और विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क दोनों यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कंप्लीट इसका नाम ले लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वेब एपीआई एमवीसी सिलेक्टेड है, वेब एपीआई को सिलेक्ट कर लेना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले हम लोग वेब फॉर्म या एमवीसी सिलेक्ट करते थे, अब हम वेब एपीआई को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप वेब एपीआई को सिलेक्ट करते हो, आपके पास एक ब्रांड न्यू टाइप एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, जिसके अंदर में वेब एपीआई भी है, एमवीसी भी है। क्योंकि हम लोगों ने एमवीसी भी सिलेक्ट किया है, वेब एपीआई भी सिलेक्ट किया है। अब पहले हम लोग एमवीसी में क्या बनाते थे, हम लोग पहले एमवीसी में व्यूज़ बनाते थे, कंट्रोलर्स बनाते थे, मॉडल्स बनाते थे। यहाँ पे मॉडल्स भी बनाएंगे, यहाँ पे कंट्रोलर भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग व्यूज़ नहीं बनाएंगे। जो हमारा लाइक वो है कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर का एक्शन मेथड होगा, तो एक्शन मेथड जो व्यूज़ क्रिएट करता था वो व्यूज़ नहीं बनाएगा, वहाँ से सर्विसेज बना देगा वो, और दैट कैन बी कंज्यूम बाय द यूज़र एंड। जो भी हमारा यूज़र एंड होगा उसको यू कंज्यूम करेगा, राइट। तो वो कैसे यहाँ पे कंज्यूम करेगा, कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, वो अभी देखते हैं हम लोग। कैमरा इज ऑन। लीव इट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ देखो आपके पास क्या है, आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हो, देखो आपको वही चीज़ मिलती है जो पहले हमने एमवीसी में देखी थी। आपको उसमें यहाँ पे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा होगा। चलो एप्लीकेशन का नाम हमने वेब एपीआई ले लिया, लेकिन नज़र नहीं आ रहा होगा अभी। लेकिन मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ नया है। क्या नया है इसके अंदर? अगर आप यहाँ पे ऐप स्टार्ट में जाते हो तो देखो आपके पास रूट कन्फिग तो पहले होता था, लेकिन ये वेब एपीआई कन्फिग नहीं था। आप अपने वेब एपीआई को कन्फिग कर सकते हो, जैसे आप रूट कन्फिग करते थे ना कि कंट्रोलर का नाम ये होगा और व्यूज़ का नाम ये होगा, उसी तरह से देखो यहाँ पे भी आप वेब एपीआई आपको बता रहा है कि आपको सबसे पहले वेब एपीआई तो लिखना ही लिखना है अगर आप चाहते हो। इसमें वेब एपीआई को अगर आप रन कराओगे तो आपको एपीआई तो लिखना है और साथ में उसके बाद क्या लिखना है, कंट्रोलर का नाम लिखना है, और उसके बाद आप उसकी आईडी डाल सकते हो इफ़ यू वांट टू व्यू यूनिक रिकॉर्ड। तो ये इसका अपने फॉर्मेट है, इस हम चाहें तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग दे सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट एपीआई का दिया हुआ कन्फिगरेशन, बाद में इसको करते हैं। अभी फ़िलहाल देखो इसके अंदर में क्या है, हमारे पास में कंट्रोलर के पास में डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर यहाँ पे इसकी बनी हुई है, और व्यूज़ के अंदर में इसके डिफ़ॉल्ट व्यूज़ बने हुए जो पहले से बने होते हैं, लेकिन मुझे इससे काम नहीं करना, मुझे अपना बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सबसे पहले मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल में मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा मॉडल पे, और राइट क्लिक करने के बाद मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ये तुम्हारा ADO.NET डेटा एंटिटी मॉडल EDMX की फाइल तुम्हारा क्रिएट करेगा। अब ये देखो आइटम का नेम ये आ रहा है, मैं इसको रहने देता हूँ एज इट इज़। नाउ यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर फॉर डेटाबेस, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ जाके आपको डेटाबेस में एक नया कनेक्शन को क्रिएट करना है, न्यू कनेक्शन को क्रिएट करना है। तो यू मस्ट नो अबाउट द नेम ऑफ द सर्वर। मैं सर्वर के नेम को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सर्वर का नेम पेस्ट करता हूँ। देन सिलेक्ट द नेम ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मेरा क्या है, वेब एपीआई। टेस्ट कनेक्शन चेक कर लो, सक्सीडेड, ओके, क्लिक अगेन ओके। देखो ये मेरे पास आ गया है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये मैं चाहता हूँ कि दिस जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये वेब कन्फिग में सेव हो जाए, तो मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क 6.x6 लेटेस्ट है इस टाइम पे। नेक्स्ट पे जाओ। जब आप यहाँ से क्लिक करते हो तो आपके पास डेटा उस सर्वर पे जितने भी डेटाबेस हैं, उस डेटाबेस सर्वर पे जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, यू कैन कॉल इट। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ पे सारे टेबल्स मैं कॉल कर सकता हूँ। देखो मैंने टेबल सारे कॉल कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ व्यूज़ को कॉल करना और चाहता हूँ मैं स्टोर प्रोसीजर अगर उसमें बने हुए हैं तो कॉल कर दूँ। तो मेरे स्टोर प्रोसीजर उसमें बने हुए थे, चारों स्टोर प्रोसीजर को मैंने टिक कर लिया। अब वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा नाम यहाँ पे वेब एपीआई मॉडल के नाम से है, फिनिश कर दो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा, और रिट्रीव करने के बाद आपका कनेक्शन डेटा मॉडल्स
और जो प्रोसीजर्स थे जो मैंने बनाए थे वो सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल कर देगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि तुम्हारे पास जैसे तुमने ये क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ गई। और तुम्हारे जितने भी मॉडल्स थे जो पहले हम लोग बनाते थे ना, क्या बनाते थे पहले हम लोग कॉन्टेस्ट क्लास बनाते थे, उस कॉन्टेस्ट मॉडल क्लास बनाते थे, फिर मॉडल बस कॉन्टेस्ट क्लास बनाते थे। कॉन्टेस्ट क्लास में हम कोडिंग करते थे, जहाँ पे हम बिजनेस रिपोजिटरी टाइप की जो हमारे कॉन्टेस्ट होती थी हम वो बनाते थे। उसके बाद उसके बनाने के बाद हम क्या करते थे, हम लोग अपने कंट्रोलर क्रिएट करते थे। उस कंट्रोलर के अंदर में फिर हम लोग व्यूज़ बनाते थे। कंट्रोलर के अंदर में फिर हम लोग उसको कॉल करते थे मॉडल को, मॉडल के थ्रू अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते थे, देन उसके बाद हम उसको यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे EDMX फाइल आपकी बन जाती है, AE.NET एंटिटी डेटा मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर में देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारे टेबल्स किस तरह स्ट्रक्चर आ गए हैं, और स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर तुम देखोगे कुछ जो रेफरेंसेस हैं, जो डिपेंडेंसीज इसकी है, जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज हैं वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे रेफरेंसेस में ऐड हो चुकी हैं। मॉडल में देखो ये सारा आपका मॉडल कंप्लीट है। इस मॉडल के अंदर अगर आप देखना चाहोगे तो इस मॉडल के अंदर में सारे कॉन्टेस्ट क्लासेस हैं। इस वेब API के अंदर में जितने भी तुम्हारे पास में स्टोर्ड प्रोसीजर थे, SP इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सारे मैकेनिज्म यहाँ पे आ चुके हैं आपके। आप मॉडल क्लास की डेफिनेशन देखना चाहो तो ये क्लास की डेफिनेशन होगी, जो प्रॉपर्टीज़ थी क्लास की वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है उसके डेटाबेस के अकॉर्डिंगली। EDMX वगैरह हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा डेटाबेस कंप्लीट हो चुका है, और जो मैं अप्रोच यूज़ करना है मैंने आपको बताया था, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के थ्रू अपने क्या किया, डेटाबेस मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं जाऊँगा अपने कंट्रोलर को बनाने। तो इसके लिए इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जाके इस एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेना है, क्योंकि जब आपने इसको यूज़ लिया है, जब तक आप इसको बिल्ड नहीं करोगे, ये एग्जीक्यूट करके उसके DLL फाइल क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपने लिया है, बट इसे आपने जब तक उसको कंपाइल नहीं करोगे उसके DLL नहीं कंप्लीट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या किया उसने, DLLs वगैरह सारे जितने भी थे जो आपने इस प्रोजेक्ट के लिए लिया था वो उसके साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ उसने अटैच कर दिया है ना। इसे मैं भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम आते हैं किस पे, अभी ये मॉडल वाला है, मॉडल को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मॉडल के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड करूँगा मैं यहाँ पे कंट्रोलर जो ऐड करते थे पहले वही चीज़ है, बट इसमें क्या करना है, आपको MVC कंट्रोलर नहीं लेना है, आपको लेना है वेब API। अब यहाँ पे जाके वेब API को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से आप वेब API टू कंट्रोलर विथ एक्शन यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क ये सिलेक्ट करोगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ किया है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐड पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मेरे से पूछेगा कि आप कौन से क्लास है, आपका मॉडल क्लास का नाम क्या है। तो मॉडल क्लास का उसने बनाया हुआ है, तो मेरा मॉडल क्लास का जो नाम था वो क्या था, EMP है ना, EMP जो कंप्लीट वेब API डॉट मॉडल के नाम से। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और डेटा कॉन्टेस्ट क्लास का नाम पूछ रहा है, जो मैंने जब लास्ट टाइम पे आया था वेब API एंटिटी के नाम से, वो आ गया है यहाँ पे। उसको मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये सिंक्रोनस के लिए है, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस मैं आगे बताऊंगा आपको। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में। अगर आप कोई पेज को डिज़ाइन करते हो और उस पेज पे देखा होगा आपने एक बटन आता है, जब आप पेमेंट गेटवे पे आते हो तो बेसिकली ज़्यादा वो इफेक्टिव वहाँ पे होता है। वहाँ पे एक बटन दिया होता है और उसमें वहाँ पे लिखा होता है कि प्लीज़ डू नॉट क्लिक अगेन। एक बार आप क्लिक कर देते हो तो प्रोसेस चलता रहता है, दोबारा आप क्लिक करते हो तो वो एक्शन दोबारा चला जाता है। ये जो सिंक्रोनस कंट्रोलर है ना, एक्शन जो है ना, वो क्या करता है कि आपके पास एक बटन है, आप कितनी बार भी क्लिक करो एक्शन मेथड एक ही बार लेके जाएगा। ये पहले प्रॉब्लम आती थी बहुत ज़्यादा कि अगर हम जैसे या बैक पे क्लिक कर देते हैं, रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं या फिर उसी बटन पे दोबारा क्लिक कर देते तो एक्शन दोबारा क्रिएट हो जाता था। पता चलता था कि हमारे अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है जी। ये बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो ये जो है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये एक नया मेथड हमने बनाया है इसके अंदर में, जिसका नाम है सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस है, इसके अंदर आप इसमें टिक कर देते हो तो सिंक्रोनस हो जाएगा। मतलब उस पर अगर दोबारा यूज़र क्लिक करता है तो वो एक्शन मेथड पे रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी ले सकते हो और हटा भी सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आप इसको करो, क्योंकि अभी हम लोग जो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें कोडिंग तो करनी है नहीं, तो आप ये लो हटाओ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ऐड कर लेते हो तो उससे अश्रिंक उसके अंदर में एक कीवर्ड ऐड हो जाएगा।
चलो इसको ले लेते हैं और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करा, अब क्या करेगा, ये पूरा कंट्रोलर एक क्लास क्रिएट करेगा और EMPs के नाम से कर देगा कि EMP मेरा मॉडल का नाम था, तो ये ऑटोमेटिकली EMPs के नाम से कंट्रोलर बनाएगा। उसके अंदर में सारे एक्शन मैथड बना देगा। गेट का बना देगा, गेट बाय ID क्रिएट करेगा, डिलीट का बनाएगा, अपडेट का बनाएगा, सारे, ठीक है। और उसको अब हम लोग यहाँ से भी कंज्यूम कर सकते हैं और हम चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्लास आपका बनाया, एक कंट्रोलर क्लास के अंदर में एक EMPs के नाम से कंट्रोलर क्रिएट हो गया। इस कंट्रोलर के अंदर में जितने भी डिपेंडेंसीज को चाहिए थे सारे डिपेंडेंसीज आ गई हैं। कंट्रोलर जो है डिवाइड है API कंट्रोलर से। पहले देखो कंट्रोलर किससे डिराइव था, सिर्फ कंट्रोलर क्लास से डिराइव था, लेकिन यहाँ API कंट्रोलर से ड्राइव हो गया, यानी कि इसका बेस क्लास का नाम क्या है, API कंट्रोलर। उसके अंदर में देखो जो एंटिटी फ्रेमवर्क के नाम से, इस एंटिटी वेब API एंटिटी के नाम से सारे मेरे मैकेनिज्म वहाँ पे बने हुए हैं। रिपोजिटरी क्लास जो हम बनाते थे पहले, तो वो उसने तो अभी एंटिटी फ्रेमवर्क ने खुद से बना के दिया है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया DV के नाम से। और देखो यहाँ पे iCurable आ रहा है। मैंने बताया था 2 मेथड होते हैं, एक iCurable होता है, एक iEnumerable होता है। iCurable होता है बेसिकली लिंक क्यू के साथ यूज़ होता है, और ये होता है जब डेटाबेस के साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्वेरी पास कर रहे हैं, तो हम iCurable यूज़ करते हैं। और एक उसका क्यूरेबल यूज़ करते हैं। आई का मतलब यहाँ पे इंटरफेस से है, यानी कि कह रहा है कि अपने आप में एक इंटरफेस है। डू नॉट क्रिएट एनी इंटरफेस, डू नॉट क्रिएट एनी व्यूज़, मैं अपने आप में एक इंटरफेस हूँ। आई का मतलब यहाँ पे इंटरफेस से है। तो ये बता रहा है कि iCurable यूज़ कर रहा है, iNumerable नहीं यूज़ कर रहा है, क्यूरेबल है। यानी कि लिंक क्यू आप यूज़ कर सकते हो डेटाबेस से डायरेक्टली, डेटाबेस के मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो। और जो इन्यूमरेबल होता है वो क्या होता है, जब MVC आप एप्लीकेशन बना रहे हो, अभी तो तुम देखना जब तुम व्यू बनाते हो तो जो तुम व्यू जो जनरेट होता है वो iEnumerable होता है, जिसके अंदर लिस्ट पास करते हैं, लिस्ट ऑफ डेटा पास करते हैं, वो iEnumerable होता है। लेकिन जब आप यहाँ से इस तरह से क्वेरीज पास करोगे, क्वेरीज पास करके इंटरफेस जब बनाओगे तो iCurable होता है वो। तो देखो ये इस तरह से इसने सारे मैकेनिज्म बना दिए हैं। ये गेट के लिए है, और यहाँ पे देखो गेट API को गेट करने के लिए आपको कह रहा है ये सिंटैक्स लिखना है, आपको गेट करना है। तो अगर आप ID के थ्रू करना चाहते हो तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अगर आपको API के थ्रू आपको डिलीट करना है, पुट करना है, तो आपको यहाँ पे पुट लिखना है। पुट लिखने के बाद मैकेनिज्म आपको ये लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूंगा। तो ये सारे मैकेनिज्म देखो यहाँ पे कोड के थ्रू उन्होंने जनरेट कर दिए हैं। गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट सारे हो चुके हैं। अब चलो इसको एक बार हम इससे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। टफ है, बहुत इजी है, सर्विसेज हैं इसमें तो है। लेकिन हम जो पहले मैंने आपको बताया था MVC के थ्रू, जो हम लोग MVC के अंदर में जो हमने आपको कोड बताया था, वही सेम कोड यहाँ पे लिखना है, सेम कोड, नथिंग विल बी चेंज। सब कुछ आपको वहाँ बनाना है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आप वहाँ पे वेब MVC जो यूज MVC सेलेक्ट करते थे उसकी जगह आपको वेब API सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। फॉर्मेटिंग सारी चीज़ें वही हैं जो पहले हमने बनाई थी, वही चीज़ है। बट वो है कि वहाँ आपको इंटरफेस भी बनाना पड़ता था, इंटरफेस को भी मैनेज करना पड़ता था, आपको व्यूज़ को बना के व्यूज़ को आपस में मर्ज करना पड़ता था। यहाँ आपको व्यूज़ नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ क्या बनाना है, ये 4 चीज़ों के लिए इंटरफेस क्रिएट करना है। देखो मेरे पास ये आ गया है। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना अभी, आपको क्या करना होगा, /API, और API के साथ में आपको क्या करना है, EMPS। सॉरी, API पहले आपको लिखना है, API/EMPS। अब आप देखोगे लिस्ट ऑफ डेटा जो आपका है वो कॉल हो जाएगा, और वो किस फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट में। देखो आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा शो हो रहा है, तो डिफ़ॉल्ट XML में ही होगा। डिफ़ॉल्ट XML में होता है। आपको 3 आउटपुट होते हैं, टेक्स्ट, XML, JSON, ठीक है। लेकिन ये जो है फॉर्मेट आपका XML में आ रहा है फिलहाल, क्योंकि ब्राउज़र है, ब्राउज़र XML को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसीलिए आ रहा है। अगर आप सपोज कर लो कोई ऐसा ब्राउज़र यूज़ करो जहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट वो यूज़ करे
जेसन, तो जेसन में आएगा। अगर आप सिंगल एक रिकॉर्ड देखना चाहते हो, सपोज मैं चाहता हूँ 5 का रिकॉर्ड देखना, तो मैं यहाँ पे /5 करूँगा, पैरामीटर 5 करूँगा, तो ये मैं यहाँ से 5 का रिकॉर्ड देख सकता हूँ। अभी सेम चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हो अपने लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप पेस्ट करो, आपको एक रिकॉर्ड देखना है, सारे रिकॉर्ड देखने हैं, यहाँ से आप जाओ गेट पे क्लिक जाओ, एग्जीक्यूट करो। देखो जो मैंने डाला था ये सारे रिकॉर्ड आपके आ गए, गेट हो गया। अब आपको यूनिक देखना है, आप यूनिक के लिए ये वाला फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 5 क्लिक किया। यहाँ ध्यान रखना है आपको टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। आप जेसन में आप रिटर्न कराओ, जेसन में ही डेटा को इनपुट भी करोगे तो जेसन में ही करोगे, टेक्स्ट फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता ये वाला एप्लीकेशन, और जो ये फीडर है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो मेरे पास जो रिकॉर्ड आया वो किसका आया, 5 का रिकॉर्ड आएगा। मैं 5 के अंदर में चाहता हूँ मनोज कुमार को चेंज करना, मनोज कुमार का डेटा को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जेसन पे पहले क्लिक करूँगा, और जेसन पे क्लिक करने के बाद ये बॉडी पे होना चाहिए आपका टैग। बॉडी पे यहाँ मैंने 5 का रिकॉर्ड चेंज करना है, तो 5 यहाँ पे है। मैं मनोज को ही प्रॉपर ही चेंज करके मैं मनोज की जगह पे विकी कर देता हूँ, ठीक है। और विकी का एज मैंने कर दिया 28 साल, ठीक है। और मैंने इसको सेलेक्ट, ये तो है ही 5 यहाँ पे है, तो ये जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कर देगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब्स यहाँ पे कौन सा है, गेट है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब किस में क्या आएगा, पुट आएगा। ध्यान रखना है पुट किसके लिए होता है, अपडेट करने के लिए, पुट अपडेट के लिए। पोस्ट किसके लिए, नया रिकॉर्ड डालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे मैंने पुट किया, पुट करने के बाद ये आ गया। अब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो जो पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड था वो चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ 5 का रिकॉर्ड देखना, तो मैं यहाँ पे गेट पे क्लिक करता हूँ और एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखोगे 5 का रिटर्न यहाँ पे आएगा जेसन में, 5 विकी 28 आ गया। अब मैं एक नया रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो रिकॉर्ड हैं पहले मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो मेरे पास में कौन किसका किसका रिकॉर्ड है, 5 का है, 6 का है, 5, 6 और 8 है ना, 5, 6 और 8 है मेरे पास में, 5, 6 और 8। तो मैं एक नया रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ, मैंने एक 1 का रिकॉर्ड एक इंसर्ट कराना है। 1 अविनाश 28, 27 नहीं 26, तुम्हारी एज 24। चलो AVI अविनाश, ठीक है। तो ये मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया। तो खैर ये आपका मैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाल रहा हूँ ये तो एक रॉ इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्राई कर रहे थे इस टाइम पे, तो डोंट बी एक्साइटेड, कोई बात नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझको वर्ब चेंज करने पड़ेंगे। तो सेम चीज़ आ गया, मैं यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ, नया इंसर्ट कराने जा रहा हूँ मैं, 1 एक रिकॉर्ड में इंसर्ट कराने जा रहा हूँ। EMPS के बाद 1 नहीं डालेंगे वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे 1 नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे मेरे को आईडी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आईडी ऑलरेडी वो ऑटो जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ से इसको आईडी को डिलीट हटा रहा हूँ पहले, और हटाने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 से आ गया। उसने सीक्वेंसली देखा, 10 तक रिकॉर्ड था, 11 का रिकॉर्ड उसने दे दिया। 5, 6, 8 फिर उसके बाद, ठीक है। आप डेटाबेस में चेक करना चाहते हो तो डेटाबेस में आप चेक करो, देखो आपके पास एक रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है 11 के नाम से। उस इसका एक सीक्वेंस होगा, बीच में मैंने कुछ डिलीट कर दिए होंगे, तो उसका एक अपना सीक्वेंस, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी लिया था और मैंने बोला था आइडेंटिटी इंक्रीज बाय 1, तो वो क्या कर रहा है, वो उसके इंडेक्स को देख रहा है जो उसने बनाया हुआ है, तो इंडेक्स के हिसाब से उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो बीच में मैंने कोई डेटा डिलीट किया होगा क्लासेस के अंदर, तो इस वजह से आपका उसका इंडेक्स उसने देखा 10 था तो उसने 11 कर दिया। सर ऐसे नहीं, इसमें जैसे 5 है फिर उसमें 1 बड़ा 6, उसमें 2 का गैप हुआ, मैंने बीच में नहीं, मैंने बीच में कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट किए हैं। डिलीट कर दिए हैं दूसरी क्लासेस। ये देखो, ये इसका इंडेक्स है ये, लेकिन एक और पीछे इंडेक्स होता है जो कि आपको नहीं दिख रहा है। वो जब ये क्रिएट कर रहा है ना, तो उस टाइम एक इंडेक्स क्रिएट कर रहा है, तो उस टाइम उसका इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ये बढ़ा रहा है। अगर आपको चाहिए कि आप खुद से डेटा इंसर्ट करो, तो आप आइडेंटिटी कॉलम को हटा दो, आइडेंटिटी कॉलम को आप हटा दो, आप डेटा खुद से इंसर्ट कर सकते हो, एक नया आईडी भी आप खुद से डाल सकते हो, ठीक है ना। तो वो मैंने आइडेंटिटी लिया था और इंक्रीज बाई 1 लिया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। समझ में आ गया आपको, सारी चीज़ें समझ में आ गया। डिलीट अब करना चाहते हो उसके अंदर में, तो डिलीट वर्ब्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मैं अविनाश की डेटा को डिलीट करना है मुझे, तो मैं अविनाश की डेटा के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईडी पास करूँगा, यानी यहाँ पे आईडी पास करूँगा 11। ज़रूरी नहीं है आपको ये लिखना है,
ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको डिलीट कराना है। आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको डिलीट वर्ब सेलेक्ट कर लेना है। 11 को मुझे डिलीट कराना है, मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा। 11 का डेटा आपका डिलीट हो चुका है सर्वर से। आप यहाँ से जाओ और जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करो, देखो आपके पास 11 डेटा नहीं है। गॉट इट। तो ये हो गया आपका एक तरीका जिसके थ्रू हम लोगों ने वेब एपीआई ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाया और उसको कंज्यूम भी किया। फीडर में कंज्यूम किया, सेम आप चाहते हो तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो पोस्टमास्टर में। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, सेम एज इट इज़ जो मैंने बनाया था, बट मैं वहाँ पे ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करूँगा। विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, विदाउट ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाऊंगा, ADO.NET के थ्रू बनाऊंगा मैं, विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नया एप्लीकेशन ओपन करना होगा मुझे इसके लिए। क्रिएट पे क्लिक करता हूं मैं। तो यहाँ तक आप एक बार एक एप्लीकेशन में ट्राई कर लेना, पहले इसको पूरा बना लेना, फिर ये सेकंड जो पार्ट है इसका जो इसी वीडियो में मैं बना रहा हूँ, फिर आप सेकंड टाइम इसको ट्राई करना। लेकिन फर्स्ट यहाँ तक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि दोनों इकट्ठे करोगे तो थोड़ा सा पजल हो सकते हो, राइट। तो दोनों इकट्ठे नहीं करना, 1 बाय 1 करके करना। तो यहाँ से मैं अगेन ASP.NET वेब API .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कंप्लीट का लिया था हमने ना, तो उसी में बनाना था। तो या तो मैं उसी एप्लीकेशन में बना दूँ, एप्लीकेशन ले लेते हैं। नहीं एक काम करते हैं, फिर मैं इसको नहीं बनाता हूँ यहाँ पे, मैं इसी एप्लीकेशन में जो मैंने कंप्लीट के नाम से बनाया था इसी में एक नया बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है यहाँ से, और यहाँ से क्लोज़ करने के बाद एक नया ऐप ले लेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर में एक नया हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक डिफरेंट नेम का मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे मैं यहाँ से जाता हूँ क्लास में। इस क्लास का नाम मैंने ले लिया EMP मॉडल। ठीक है, EMP मॉडल क्लास ये ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है EMP मॉडल के नाम से कुछ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने इसमें सेम एप्लीकेशन में एंटिटी मॉडल यूज़ किया था, तो ये मैंने ले लिया। लेने के बाद ऐसे ऐड कर दिया, ये मेरे पास आ गया है। अब इसके अंदर में मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर में मुझे वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉप लिखूँगा, डबल टैप, पहला ID था तो मैंने ये ले लिया ID। ठीक है, देन उसके बाद अगेन प्रॉप, सेकंड वाला जो था वो क्या था, स्ट्रिंग टाइप का था, और स्ट्रिंग में क्या पास हो रहा था, नेम, और एज था लास्ट वाला। तो अगेन मैं लिखता हूँ प्रॉप, और वो इंटीजर टाइप का था मेरा, दैट विल बी एज, कैपिटल में ही ले लेते हैं एज। ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है। तो मैं यहाँ पे कोई इस टाइम पे कोई रिक्वायर्ड वैलिडेटर नहीं लगा रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन या फिर एनोटेशन नहीं यूज़ करूँगा। अब उसके बाद मैं इसी मॉडल पे आके एक रिपोजिटरी क्लास बना लेता हूँ अपने कॉन्टेस्ट के लिए, जहाँ पे मैं डेटाबेस कॉन्टेस्ट क्लासेस के सारे डेफिनेशन यूज़ करूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेस्ट DB। ठीक है, कॉन्टेस्ट DB के नाम से मैंने क्लास ले लिया, जहाँ पे मैं सारे लाइक इन कनेक्शन एंड ऑल सब कुछ मैं करूँगा। तो उसके लिए मुझे कुछ नेम स्पेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल में सेम वो यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजिंग system.data.sql client। सबसे पहले तो मैंने SQL client यूज़ कर लिया, फिर मैंने यूज़ किया यूजिंग system.data, ये नेम स्पेस यूज़ किया। और मुझे चूँकि करवाना है कॉन्फ़िगरेशन क्लास से, तो मैं यूजिंग system.configuration भी ले लेता हूँ। तो ये मेरी ऑलमोस्ट नेम स्पेसेस हो गए। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उसी हिसाब से कॉल कर लूँगा। अब मैं यहाँ सबसे पहले कनेक्टिविटी करूँगा, तो कनेक्टिविटी मैं यहाँ से ले लेता हूँ पब्लिक SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू
न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब इसके अंदर में हम पैरामीटर्स पास कर देंगे जो कि हम वेब कन्फिग में करेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और इसके अंदर में अभी नाम ले लेते हैं जो कि मैं आगे डिफाइन करूँगा, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो माइकॉन के नाम से मैंने लिया था, तो माइकॉन के नाम से मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग का। कहाँ पे? वेब कन्फिग में। तो मैं वेब कन्फिग खोलता हूँ, सबसे एंड में चला जाता हूँ या ऊपर में भी कर सकते हो, लेकिन इट शुड बी इन अ विद इनसाइड द कन्फिग्रेशन टैग। ये ध्यान रखना है, कन्फिग्रेशन टैग के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क अपने आप से नहीं बनाता ये? एंटिटी में बनाता है, ये बना हुआ है। कहाँ? इसमें तो नहीं आया। देखो आया हुआ है। एंटिटी फ्रेमवर्क ने जो बनाया है वो ये बनाया है प्रोवाइडर। हाँ, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू देखो ये जो हो ये कनेक्शन बनाया हुआ है, उसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिला हुआ है। देखो यहाँ पे इस लाइन को देखो, एसक्यूएल कनेक्शन प्रोवाइडर, एसक्यूएल कनेक्शन, डेटा सोर्स, वेब एपीआई, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बना हुआ है ना। आप इसी को चाहो तो कॉपी करके बना सकते हो, बट मैं अपना खुद से आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे अपना बना सकते हो। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग टैग ले लेना और कनेक्शन स्ट्रिंग टैग के अंदर में क्या करोगे? ऐड करोगे, एक नेम ऐड करोगे। जो नेम होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो तुमने वहाँ पे क्लास में ऐड किया। तो मैंने माई कॉन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में जो सर्वर का नेम होगा वो डालेंगे, डेटा बेस यानी कि इनिशियल कैटलॉग। ठीक है, तो इनिशियल कैटलॉग में क्या था? वेब एपीआई था मेरा। ठीक है ना। और उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। मैं आपको इसमें ना वेब पे भी इसको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। वेब पे भी इसको कैसे डिप्लॉय, अगर वेब पे डिप्लॉय करते हैं ना तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की जगह पे UID आ जाता है एंड पासवर्ड आ जाता है जो सर्वर का होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या है? ये क्या है? ट्रू है, देयर इज़ नो यूज़र ID पासवर्ड। तो ये तो मेरा हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा? यहाँ से प्रोवाइडर का नेम को पास करूँगा। प्रोवाइडर का नेम इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट ये आपने यहाँ पे पास कर देना है। तो ये आपका आ गया पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। सेव कर लो इसे। क्लियर है? ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं कई बार अपने MVC एप्लीकेशन में। सेम वही मैकेनिज़्म है, आपको थोड़ा सा चेंज करना है, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान देना है। अदरवाइज़ ये बहुत ही इजी पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर में तो तुम्हारे को इंटरफेस तो बनाना ही नहीं है देखा जाए तो। सिर्फ तुम्हें क्या करना है? आधा पार्ट करना है। जो तुम पहले पूरा करते थे उसका हाफ पार्ट करना है तुम्हें सिर्फ। अब यहाँ क्या करूँगा? अब मुझे वही गेट के लिए और ऐड के लिए, डिलीट के लिए वही मैकेनिज़्म बनाने हैं जो मैंने पहले बनाए थे। तो अब मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है? यहाँ पे पब्लिक लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर में मैं यूज़ करूँगा किसका? EMP मॉडल को यूज़ करूँगा। तो EMP क्लास मॉडल। ठीक है, और इसका नाम मैंने ले लिया गेट। ठीक है, गेट के नाम से ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैं लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। किसके नाम से? EMP मॉडल क्लास, जिसका नाम मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लिस्ट ले लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एक स्ट्रिंग टाइप का एक एसक्यूएल कमांड ले लेते हैं। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। और इस कमांड के अंदर मैं क्या पास करूँगा? str तो है नहीं क्योंकि मैं str ऑब्जेक्ट मैंने लिया नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? यहाँ हम पास करते हैं सेलेक्ट स्टार। अगर तुम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो प्रोसीजर्स तो यहाँ प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो। मैंने वैसे प्रोसीजर्स लिए हुए थे इसके अंदर में, मैं कर सकता था यहाँ पे, बट मैं यही ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। प्रोसीजर वाला आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है? तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, तो मुझे भी पता चलेगा आप लोग कितना काम कर रहे हो। तो ये यहाँ पे आ गया, कौन को मैंने पास कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक अडेप्टर भी लेना है मुझे। तो मैंने एसक्यूएल डेटा अडेप्टर ADP कुछ भी नाम ले सकते हैं इसकी जगह पे। और यहाँ पे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर ले लिया और इस अडेप्टर के अंदर मैं क्या कर दूँगा? CMD को पास कर दूँगा। नाउ अब मेरा ये हो चुका है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक डेटा को गेट करने के लिए मुझे एक कंटेनर चाहिए। तो मैं इसके लिए डेटा टेबल ले लेता हूँ। तो मैंने एक डेटा टेबल DT ले लिया, इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल।
अब इस डेटा टेबल को मैंने जो लिया था वो किस लिए लिया था कि मैं अडेप्टर के थ्रू उसको फिल कराऊँ, उसमें डेटा डालूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, adp.fill, मैंने यहाँ पे डेटा को टेबल को फिल करा दिया। तो मेरा पर्पस ये था कि जो मैं लूँ तो मैं उसको कहीं ना कहीं फिल कराऊँ, इसके लिए मैंने इसको अडेप्टर को लिया था। तो डेटा टेबल में वैल्यू इस टाइम पे आ चुकी है। जब याद रखना, जब आप अडेप्टर यूज़ करते हो तो नो नीड टू ओपन और क्लोज कनेक्शन, क्योंकि अडेप्टर क्या करता है, अडेप्टर कनेक्शन भी स्टैब्लिश करता है और फिल और अपडेट का काम करता है। ठीक है, अडेप्टर जो है वो 3 वर्क करता है। क्या करता है, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश भी करता है और साथ में फिल और अपडेट करता है। तो आपको इस, जब आप अडेप्टर यूज़ कर रहे हो तो नो नीड टू ओपन और क्लोज कनेक्शन। देखो मैं यहाँ पे ओपन और क्लोज कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी वो फिल करेगा। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा इसको, राइट ना। अब मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ और एक मुझे लूप चाहिए। लूप मेरे पास 2 है, एक फॉर लूप है, फॉर ईच है, और मेरे पास में क्या है, एक वाइल लूप है। वाइल के थ्रू भी इसको हम ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप लोग ट्राई करके देखना वाइल के थ्रू भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करने जा रहा हूँ। तो फॉर ईच डबल टैप कर दोगे, अपने आप पूरा सेंटेक्स आ जाएगा तुम्हारे पास। फॉर ईच में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, किस में लेना चाह रहा हूँ, डेटा रो से उठाना है ना मुझे। डेटा रो जो dr कुछ भी हो लेते हैं, लाइक आइटम भी ले सकते थे। तो डेटा रो dr इन क्या, इन डेटा टेबल का, डेटा टेबल डॉट dt डॉट रोज है ना, dt का रोज आएगा ना। dt के अंदर मेरा डेटा टेबल के अंदर ही तो पूरा है। तो यहाँ पे डेटा टेबल का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको कॉल करेंगे, क्योंकि डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो डेटा टेबल का रो वो आ जाएगा। अभी डेटा टेबल का जो रो आ जाएगा उसके अंदर मुझे क्या करना है, जो मेरा मॉडल है, जो मैंने मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू हम मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो मॉडल का नाम क्या है, लिस्ट नाम है ना, जो मैंने मॉडल का लिस्ट लिया था। मॉडल लिस्ट डॉट ऐड करेंगे। ऐड किसको करना है, ऐड यहाँ पे मुझे करना है, एक न्यू ऐड करना है। तो न्यू किसके लिए करना है, तो मुझे मॉडल का, जो मैंने मॉडल का लिया था, मॉडल क्लास का, जिसके अंदर में मैं यहाँ पे पूरी अपनी इंफॉर्मेशन पास करूँगा विथ डेटा टाइप। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्ट था, इसका नाम था id इज इक्वल टू, id का डेटा टाइप क्या था, तो कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और इन 32 के साथ मैंने dr को पास करेंगे ना, क्योंकि dr के अंदर में वो रो को उठा रहा है। तो रो का जो पहला एलिमेंट है उसका नाम क्या था, 0 है। तो ये पहला एलिमेंट को मैंने डाल दिया। उसी तरह से मुझे दूसरे एलिमेंट को भी डालना है और तीसरे एलिमेंट को भी डालना है। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ से कॉमा यूज़ करता हूँ और उसके बाद आप इसको कंट्रोल V कर दो, फिर अगर आप कॉमा यूज़ करो, कंट्रोल V कर दो। अभी सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, id के बाद नेम था ना मेरा। अब नेम जो था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा था, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वो स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में क्या था, ये 1 के नाम से 1 पास हो गया, और ये तुम्हारा 1 के बाद क्या था, 2 पास हो जाएगा। तो इसके बाद id के बाद क्या था, एज था मेरा। तो मैं यहाँ से एज को कॉल कर लूँगा, एज मेरा कॉल हो गया। तो ये मेरा पूरा सिंटैक्स कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट कॉलम है, डन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मेरे को रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न किसको करूँगा, लिस्ट को रिटर्न कर दूँगा। तो ये मेरा हो गया पहला वाला वर्ड। कौन सा वाला वर्ड, जहाँ पर आप डेटा को गेट कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे बनाना तो पूरा ही है, लेकिन मैं एक काम तो मैंने कर लिया है, तो मैं उसको यूज़ करके देखता हूँ, है ना, देख सकते हैं ना। तो ये मैंने कॉन्टेस्ट DB क्लास में बनाया है। अब हम आ जाते हैं तुम्हारे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, और इसको मैं बंद करता हूँ और कंट्रोलर पे आता हूँ। कंट्रोलर पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं एक कंट्रोलर को। जो कंट्रोलर में ऐड करूँगा वेब API में, यहाँ मैं एम्प्टी यूज़ करता हूँ, या तो वेब API कंट्रोलर विथ रीड राइट ले लूँ। यहाँ पे क्या है, रीड राइट लोगे तो रीड राइट के बने हुए तुम्हें मिलेंगे ऑलरेडी मेथड्स जो हैं तुम्हारे बने हुए मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल खाली मिलेगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या है इसको लेने से तुम्हारे को एक फ़ायदा ये है कि सारी चीज़ तुम्हें फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, बाकी तुम चेंजेस कर लेना। तो ये वाला भी ले लेना, ऐड कर लो। मॉडल का नाम मैं लेना चाहता हूँ क्या, EMP कंट्रोलर तो नहीं, एम्प्लॉय ले लेते हैं। EMP
EMP ऑल कर देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, EMP ऑल के नाम से मैंने बनाया हुआ है, ऐड कर लिया मैंने इसे। कोई वेरिफिकेशन कॉल, तो देखो मेरे पास ये आ गया। ये जो मेरा रीड राइट एक्शन में करने का मतलब था कि सारे देखो बने हुए तुम्हारे पास आ गए हैं, और अगर आप चाहो इसको तो आप इसको बना सकते हो विदाउट, मतलब वैसे वाला भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है वो ले लिया था। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले मैं इस कंट्रोलर के अंदर में यूजिंग जो मेरा एप्लीकेशन है इसका नाम है कंप्लीट डॉट मॉडल। तो मॉडल को मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। मॉडल मेरा इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, API EMP ऑल है, ऑल में मेरा पूरा डेटा दिखना है, देखना है इसको, मतलब शो कराना है मुझे, यहाँ पे रिटर्न कराना है। तो रिटर्न कराने में मैं ऑल में यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न के साथ में जो DB का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा एक, ठीक है। तो मैं वहाँ पे DB का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट DB, और DB इज़ इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट DB, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ देखो आई इन्यूमरेबल आ रहा है, वो वहाँ पे क्यूरेबल आ रहा था, ठीक है। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी जो मैंने बनाया है वो मैंने एम्प्टी बनाया है, और जो वो था वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था ADO.NET एंटिटी मॉडल। एंटिटी मॉडल क्या था, डेटाबेस के लिंक क्यू पे वर्क करता है, वो लाइन इंटीग्रेटेड क्वेरी पे, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी पे वर्क करता है। वो इसी वजह से वहाँ पे जो अप्रोच थे वो थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नल यूज़ किया है। तो ये मेरे पास ऑप्शन है, अब मैं इसको चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। इन्यूमरेबल को मैं क्यूरेबल भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, मुझे गेट करना है। गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा गेट करना है, तो मैं यहाँ पे अपना मॉडल पास कर दूंगा, जो मेरा मॉडल का नाम है EMP मॉडल, ठीक है। और मैं इसकी जगह पे अपना अब रिटर्न कराना है, मुझे सारा डेटा रिटर्न कराना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ क्या, DB डॉट गेट को कराना है डॉट टू लिस्ट के अंदर में, टू लिस्ट में मेरे को डेटा को पूरा का पूरा गेट करना है। तो ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा पूरा इन्यूमरेबल जो मेरा मॉडल है उससे वो डेटा को गेट करेगा, और गेट करके लिस्ट में शो कर देगा। तो ये जो बेसिकली क्या है, ये वाला तो तुम्हारा जो है वो HTTP क्या है, गेट है। तो आप इसमें जब आप इसको करते हो तो इसका HTTP का वर्क्स भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दो कि इसका बेसिकली इसका वर्क क्या है। तो HTTP क्या है, इसका HTTP गेट है। तो इसको यहाँ पे बता दो कि बेसिकली ये गेट करेगा, तो यहाँ पे ये गेट कर देगा। तो देखो मैंने यहाँ पे गेट का ले लिया है, ये विदाउट पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। ये इसका पैरामीटराइज है, ये विदाउट पैरामीटराइज है। तो अब देखो इसे आप रन करा के देखते हैं, ये क्या नाम है, EMP ऑल के नाम से है। मैं इसे रन कराता हूँ, EMP ऑल, तो EMP ऑल के नाम से है ये। और EMP ऑल के अंदर में हम उससे पहले मुझे क्या लिखना होगा, API लिखना होगा। तो यहाँ वेब API कोर, मॉड्यूल नेम वेब API कोर, ये क्या आ गया, यहाँ पे API पास करो, और क्या था, EMP ऑल। देयर इज सम प्रॉब्लम, एक मिनट। एक्चुअली क्या है, हमने एक ही एप्लीकेशन में दोनों को मर्ज कर दिया है, मे बी इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है। एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं वेब कॉन्फ़िग में, ये ठीक है। तो दूसरे कंट्रोलर को डिलीट तो नहीं करना पड़ेगा जो एंटिटी वाला था? एंटिटी वाले को डिलीट कर सकते हो। बेसिकली क्या है इसके अंदर में, उसने शायद हमने कोर वाले को तो नहीं सेलेक्ट कर लिया था जब हमने यहाँ से ऐड किया था, तो कोर तो नहीं था ना, क्लास ही करी थी कोर नहीं, जब हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क जो ये वाला ऐड किया था, एक मैं चेक, लेट मी चेक, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, कंट्रोलर पे जाते हैं, वेब API पे जाते हैं, तो हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन लिया था ना, सो दिस इज वेब API टू कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शन। नहीं, ये वाला क्या था, नहीं हमने आई थिंक ये किया था ना हमने, तो ये वेब API टू कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शन, ये वाला क्या था, एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए किया था, वो हमने यूजिंग एक्शन वाला किया था, वो फर्स्ट लास्ट वाले के लिए था।
तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये बता रहा है आपको कि इसमें कोर एपीआई कॉल हो रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है सर। ठीक है। इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसे हटा दिया और मैंने यहाँ से मॉडल से मैंने इसको भी डिलीट कर देना है। बाकी से ये वाला जो मेरा एंटिटी में मॉडल है, मैं एंटिटी मॉडल को भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी एंटिटी मॉडल का सब कुछ हट गया है। और एंटिटी मॉडल के अंदर में जो यहाँ पे आ रहा था कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ये मेरा था एंटिटी फ्रेमवर्क, ये था ना कनेक्शन स्ट्रिंग पास हुआ है। तो खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप भी रहने भी दोगे तो, क्योंकि यहाँ पे कॉल होगा नहीं तो कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये हो गया। और इसके अलावा मेरे पास में EMP तो मैंने यहाँ से हटा ही दिया था। अब मेरे पास में कॉन्टेक्स्ट DB और EMP मॉडल है, ठीक है, जो मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। अब मैं इसको एक बार और क्या कर लूँ, बिल्ड कर लूँ। बिल्ड हो चुका है, सक्सेस 1 है, 0 फेल्ड हो गया। मतलब हमारे सारे कनेक्शन के ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑलरेडी बन चुके हैं। हम इसे रन करा के एक बार देखता हूँ मैं। अभी भी इंटरनल सर्वर एरर दिखा रहा है, रिक्वेस्टेड द पेज कैन नॉट बी बिकॉज रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन पेज इज़ इनवैलिड, द मॉड्यूल इज़ IIS कोर। एक्चुअली एक जो कन्फिगर हो गया ना, वो IIS कोर पे हो गया है, जो कि हम लोगों को करना था। ये देखो, ऐड मॉड्यूल माई कनेक्शन एंटिटी फ्रेमवर्क, आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम है। हम लोग वेब कॉन्फ़िग फाइल खोलते हैं और इसके पहले जो एंटिटी वाला था, दिस वन एंटिटी फ्रेमवर्क, ये एंटिटी फ्रेमवर्क वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। और कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग वेब एंटिटी फ्रेमवर्क, ये वाला भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और इसे रन करा के देखते हैं। तो अब देखेंगे इसमें क्या होता है। वैसे ये सेम एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ था, देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है। अब ये चल जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एरर जो था वो वहीं पे था। तो मेरे पास में क्या था, EMP ऑल के नाम से था। तो EMP हमें क्या करेंगे, API/EMP ऑल। जैसे API/EMP ऑल करोगे तो आपको ऑल का जो डेटा था वहाँ से वो गेट करेगा और गेट करके आपको दिखा देगा। सेम मैकेनिज्म जो पहले हम लोगों ने यूज़ किया था एंटिटी फ्रेमवर्क के। तो ये वाला कोड आपने पहले भी MVC में यूज़ किया हुआ है। तो आप उस तरह से आप एक एक डेटा को भी रेक्टिफाई कर सकते हो और उसको क्लोन बना के उसका वो क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, ये भी आ जाएगा आपके पास डेटा। तो आप इसमें देखोगे कि डेटा को कैसे यहाँ पे, और जो आपका फिडलर था उस पर भी हम उसको कॉल करके देख लेते हैं। देखो अब ये चल चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ API और API/ के बाद लिखूँगे EMP ऑल जो नाम था, और मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे वो वहाँ जाएगा और वहाँ से गेट करेगा और गेट करके आपके रिस्पॉन्स को शो कर देगा इन XML फॉर्मेट। हाँ स्लो चल रहा है थोड़ा सा, मतलब कुछ इंटरनल लाइक फाइल वगैरह कुछ ज़्यादा हो गई होंगी। देखो अभी मेरे पास कुछ एरर आया है इसका, ये क्या एरर आया है, कोई कनेक्शन से रिलेटेड आ गया एरर ना। द इंस्टेंट नेम ऑफ द करेक्ट SQL सर्वर इज़ कन्फिगर्ड, रिमोट कनेक्शन ड्राइव पाइप्स प्रोवाइडर। SQL सर्वर एरर आ रहा है, कनेक्शन को लेके एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं एक बार सर्वर के नेम को। हो सकता है हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन में सर्वर में कुछ एरर छोड़ा हो। यहाँ पे हम लोगों ने नाम ही नहीं डाला, कहाँ से करेगा कनेक्ट कमाल है, सर्वर का नाम ही नहीं डाला हमने। तो यहाँ से हमने यहाँ पे कॉपी कर लें और यहाँ से हम यहाँ पे क्या करें, डेटा सोर्स में पेस्ट कर लें।
सेव कर लेते हैं, बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब रन कराओगे ना तो बिल्ड हो जाता है। जब आप किसी नए रिसोर्सेज को लाइक कोई प्लगइन को कॉल करोगे ना तो आपको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। कोई प्लगइन को कॉल करा, प्लगइन को यूज़ करा, जैसे आप मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाते हो और वहाँ से कुछ प्लगइन को वो करते हो, डिप्लॉय करते हो, या फिर मैंने जो आपको ADO.NET का बताया एंटिटी मॉडल को वो तुमने प्लगइन किया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो तुम्हारे रेफरेंसेस है रेफरेंसेस हैं जो तुम्हारे प्लगइन हुए हैं वो डिप्लॉय नहीं होते जब तक उसको आप बिल्ड नहीं करते। अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो चेंजेस करोगे अपने एप्लीकेशन में, जब उसे जैसे कंपाइल करोगे ना, रन कराओगे, ऑटोमेटिकली वो बिल्ड कर लेता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, API और EMP ऑल, जो मेरे मॉडल का नाम था मैं एंटर करता हूँ। अब देखो मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है प्रॉपरली। तो पहले हम लोगों ने देखा था वैसे, अब देखा ऐसे, तो अब सेम इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं फिडलर पे कॉल करना चाहता हूँ, मैं फिडलर पे यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ से उसका कॉल किया, मैंने इसका पेस्ट किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट करता हूँ और यहाँ से एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ पे भी उसका डेटा आ गया। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया है और 4 हैं मेरे पास, 3 और बनाने के हैं। और आप चाहते हो एक और वो भी बाई लाइक ऑब्जेक्ट वाइज बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। हाँ, उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी। तो ये देखो सेम मैकेनिज़्म यहाँ पे किया हुआ है, इसमें मैंने इस चीज़ को किया हुआ था। यहाँ पे मैंने एक कॉन्टेस्ट क्लास बनाई थी जिसमें मैंने आपको अभी भी जो बताया, ये कॉन्टेस्ट क्लास हो गया। इस कॉन्टेस्ट क्लास के अंदर में मेरे पास क्या था, ये गेट का था, ये गेट हो गया डेटा गेट होने के बाद फिर मैंने क्या किया, ऐड किया बूलियन टाइप से, डेटा ऐड हो गया। ऐड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी नहीं पास करेंगे, आईडी नहीं पास करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एडिट हो गया, एडिट हो गया, सेम जो पहले मैंने किया था वही चीज़ है, और यहाँ डिलीट हो गया। इन पूरे मैकेनिज़्म को जो मैंने कंट्रोलर क्लास EMP कंट्रोलर के नाम से बनाया है वहाँ मैंने कॉल कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे HTTP गेट लिखा, ये लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखना। HTTP गेट है तो गेट लिखा, HTTP गेट है तो गेट लिखा। यहाँ पे एक्शन मेथड का नाम चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गेट है, मैं चाहता हूँ रन टाइम पे गेट बाई ID से कॉल करूँ तो मैं कॉल कर सकता हूँ। इस तरह से आप एक्शन मेथड का नाम ले सकते हो। गेट बाई ID, तो इसके अंदर मैंने ID पास कर दी, ID करके वेयर कर लिया, तो ID के थ्रू उसके इन्फॉर्मेशन को पूरा रो को रिटर्न करेगा। फिर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ HTTP पोस्ट के साथ में मैंने पोस्ट किया है। पोस्ट का मतलब क्या हो गया, इंसर्ट कराना। इंसर्ट कराना में मैंने क्या किया, db.add obj, दैट्स इट। उससे पहले मैंने यहाँ पे इफ़ करके चेक कर लिया कि मॉडल का स्टेट ट्रू है या फॉल्स है, एल्स में मैंने इस टाइम पे कुछ भी नहीं पास किया। उसके बाद आप देखो पुट के अंदर में भी देखो मैंने 2 चीज़ें पास करी हैं, क्योंकि जब पुट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक ID के थ्रू और मॉडल के थ्रू पुट होना है, क्योंकि अपडेट होना है ना बेसिकली पुट में, तो ID के थ्रू होगा। तो यहाँ पे DB, और वहाँ पे जो मैंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जो मेथड बनाया हुआ है, उस मेथड के अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं पुट के अंदर के लिए, यानी कि अपडेट के लिए, ID और OBJ मॉडल। तो ID और मॉडल को दोनों को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, और पास करने के बाद तो क्या कर रहा है, वो पुट कर रहा है। पुट के बाद देखो डिलीट आया, डिलीट में सिर्फ एक ID मैंने पास करी है। सेम यहाँ पे देखो, इस ID को मैंने यहाँ से पास की हुई है, और ID के बिहाफ पे वो क्या कर रहा है, एंटायर रो को डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है, ये मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है। आप इसको ट्राई करोगे अपने एंड पे। मैं इसको एक बार फिल्डर पे भी इसको एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ। अब उसका नाम क्या था, EMPS, राइट? नहीं, EMP था, दिस इज EMP था, ठीक है ना। तो EMP पे अगर हम इसको रन कराते हैं, /API/EMP, तो ये आपका पूरा डेटा रिटर्न करेगा। ऑफलाइन में याद रखना, देखो डेटा आपका रिटर्न हो गया जो कोड के थ्रू था। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ से गेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से भी उसको गेट कर लिया, आ गया। ये है विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क, ADO.NET के थ्रू मैंने इसको बनाया हुआ है।
और अगर आप चाहते हो इसमें कोई डेटा को ऐड करना तो आप यहाँ से डेटा को ऐड कर सकते हो। सपोज़ कर लो मैं इस रिस्पॉन्स को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे जेसन पे क्लिक करूँगा, ध्यान रखना, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोस्ट करके जेसन पे जाके बॉडी पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया। आईडी तो मुझे डालनी ही नहीं है, आईडी तो अपने आप वो लेगा, ठीक है। नेम और एज चाहिए। और यहाँ पे नेम ले लेगा और एज ले लेगा, तो नेम मैंने ले लिया यहाँ पे रवि, और एज मैंने उसका ले लिया 27, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पोस्ट के लिए। पोस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे कोई आईडी डालने की ज़रूरत नहीं, EMP डाला और यहाँ मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये पोस्ट चला गया। पोस्ट जाके रवि की इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया उसने। अब देखना चाहते हो रवि की इन्फॉर्मेशन किस लेवल में जाके सेव हुई है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो देखो तुम्हारे के रवि की इन्फॉर्मेशन तुम्हारी 12 नंबर पे चली गई, ठीक है ना। तो ये इस तरह से तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेट भी होगी। पोस्ट करना है तो पुट करना है, अपडेट कराना है 27 को जगह पे मैं चाहता हूँ 29 हो जाए। किसकी हो जाए, तो मैं चाहता हूँ रवि की। रवि कितने 12 नंबर पे था, तो 12 नंबर पे हम इस पे पास कर देंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट यूज़ करेंगे, और पुट करने के बाद ये, वैसे आपका ये काम नहीं होता है, आपका सिर्फ काम क्या होता है, बनाना। और वैसे तो चेक कर सकते हो यहाँ से आप, तो देखो यहाँ पे रवि की इन्फॉर्मेशन को उसने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करो, रवि 29 हो गया, ठीक है। डिलीट करना है, सेम मैकेनिज़्म है, आपको डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे पुट की जगह पे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे किसको, 12 नंबर, एग्जीक्यूट, डिलीट हो गया। अब चेक करो यहाँ पे, राइट क्लिक करो और यहाँ से सेलेक्ट करो, देखो रवि की इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है। तो आपने देख लिया आप कि कैसे एक प्रोसीजर को लाइक वेब API कैसे क्रिएट करते हैं विथ एंटिटी फ्रेमवर्क, AD.NET एंटिटी फ्रेमवर्क और विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क।